सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो ये आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BHIC 133 इतिहास, जो आपका देखने को मिलता है। इसके फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां। यानी कि इतिहास में लेखन माध्यम, यानी कि लेखन जो क्रिया है, कौन कौन से लेखन पहले इतिहास में लिखे जा रहे थे और लेखन क्रिया के तौर में क्या बदलाव आया, कौन कौन से लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इतिहास की घटनाओं पर या फिर ऐतिहासिक व्यवस्था में उन्हें आज जाना जाता है। उन सभी प्रवृत्तियों पे हम आज इस पुस्तक के पाठ्यक्रम 1 में चर्चा करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। इस बात कर लेते हैं पहले चैप्टर के उद्देश्य की। तो चैप्टर का जो उद्देश्य है, यानी कि 1.0 है उद्देश्य, जिसमें अरबी और फारसी के ऐतिहासिक लेखन क्रियाओं का शैली देखने को मिलता है, जिससे हम उनके शैली से अवगत होते हैं। अवगत यानी कि जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे राजनीति व्यवस्था में और तथा आपके लेखन व्यवस्था में भी किस तरीके से राजवंशों का अंश देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऐतिहासिक विशेषताओं पर उनके राजवंशीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अब राजवंशीय व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिलती है भाई? क्या होता था कि जितने भी लेखन क्रियाएं लेखकों के माध्यम से किए जाते थे, तो उस समय ये देखने को मिलता था कि हाँ, जो मतलब अपने राजवंश का व्यवस्था के बारे में लिखा जाता था, उनकी घटनाओं को, उनकी ऐतिहासिक ग्रंथियों को लिखा जाता था। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के इंसा आए, आपके सूफी आए और आपके लेखक आए, मुगल व्यवस्था आया। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे, इन संतुलन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके उद्देश्य के रूप में हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना आपका ये देखने को मिलता है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। 1.1 की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। इसमें आपका वर्तमान से लेके इतिहास में, जो इतिहास में रह चुके, जैसे आपके अलग अलग लेखक थे जिन्होंने इतिहास की घटनाओं पर अपने लेखन क्रियाओं का प्रयोग किया, जैसे कि अब्बुल फजल, जो कि आपके देखे जाते हैं कि बहुत ही महान अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में रचना करने वाले ये लेखक के रूप में, या फिर बोल सकते हो इतिहासकार के रूप में आज बोल सकते हो प्रचलित हो चुके हैं। जो इनके बाद की बात कर लेते हैं, तो इनके लेखन में आपका अरबी तथा फारसी दोनों का समावेश महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। दैट्स क्लियर। तो देखो, बर्नी हो गए चाहे अब्बुल फजल हो गए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ऐतिहासिक व्यवस्थाओं तथा घटनाओं का व्याख्या करते हुए लेखन क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था, ईश्वर और आपके सर्वशक्तिमान इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी कि ईश्वर है ना, सर्वशक्तिमान है। इन्होंने अपनी मतलब व्यवस्थाओं में, अपने बोल सकते हो लेखन क्रियाओं में ऐतिहासिक घटनाओं पर उन्होंने चर्चा किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके आ जाता है जो इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, अब्बुल फजल और बर्नी को माना जाता है, जो कि मुगल के साथ साथ इन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं का रचना, या फिर बोल सकते हो कि इनको पेशकरी की गई थी। पेशकरी का मतलब होता है कि इन्होंने पेश किया था, इतने रचनाओं को इन्होंने, लेखन क्रियाओं को इन्होंने पेश किया था दुनिया के सामने। इतिहास के तौर पे आपका देखा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे वंशवादी व्यवस्था की रचना भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि भाई जिस जिस वंश के थे भाई, उनके वंश के बारे में ही लिखा जाए। भाई मान लो कि आपका मुगल शासन वंश का था, तो भाई मुगल के खानदान के बारे में ही लिखा जाए। ऐसे भी लेखक हुए जो वंशवादी चलते थे। वंशवादी का मतलब होता है कि बस उसी के वंश के बारे में लिखा करते थे कि भाई इसने इस तरीके से राज किया, इसने इस तरीके से शासन किया। दैट्स क्लियर। इसे बोला जाता है वंशवादी।
1.2 की बात कर लेते हैं, अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं। अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अरबी और फारसी जो है इसमें ये देखने को मिलता है 1.2 है आपका अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अरबी तथा फारसी लैंग्वेजेस का उदय अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो अरबी जो है ना इस्लाम धर्म से रिलेटेड था, जो कि विश्व में सबसे पहले इसका वर्चस्व, इसकी जो स्थिति थी मुख्य मानी जाती थी। ठीक है, अरबी भाषा को क्या विश्व तौर पर मुख्य भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। समय में जो धीरे धीरे विश्व अपना ऐतिहासिक परिवर्तन में आ रहा था, तो अरबी इतिहास का यानी कि अरबी इतिहास का महत्वपूर्ण श्रृंखला बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें छानबीन की अगर बात कर ले जाए ना, तो अरबी भाषा पवित्र यानी कि सबसे पवित्र सत्य पर आधारित था। ठीक है, पवित्र कुरान की व्यवस्था पर आधारित था, मौलिक व्यवस्थाओं पर आधारित था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसके अंतर्गत हम अब ये देखने को मिलता है कि अल बहादुरी यानी कि बालादुरी की बात कर जाए, बालादुरी जो है आपका देखने को मिलता है कि इसकी जो मृत्यु होती है 1892 के ईस्वी के रूप में देखने को मिलता है। इसने जो रचनाएं किया, अल बारादुरी ने जिसने रचनाएं किया अरबी भाषा में, महत्वपूर्ण रूप से इसने अपने भाषा को प्रचलित मात्रा में अरबी भाषा को आगे बढ़ाया। ठीक है, अरबी भाषा में जिसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ये मशहूर यात्री आता है, जो कि आपका देखने को मिलता है कि भारत और श्रीलंका का भ्रमण करने के लिए आता है, जिसने क्रमबद्ध आपका देखने को मिलता है सिद्दीकी जो माना जाता है। सिद्दीकी देखो, तो सिद्दीकी यहाँ पे नाम से वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत महान एक व्यक्ति मसूदी जो आता है भारत में। ठीक है, सिद्दीकी आपका 2014 के आसपास की घटना है, और आपका मसूदी जो है वो भारत की यात्रा करने के लिए, भारत और श्रीलंका का भ्रमण करने के लिए आता है, जो कि अरबी भाषा इसके साथ साथ चली आती है। अब मान लो कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे, अब अंग्रेज आए थे तो हम कह सकते हैं ना कि उनके साथ ही हमारी अंग्रेजी व्यवस्था आई थी। अब ये तो नहीं कि कोई सामान नहीं है ना कि भाई पीछे पीछे, कोई इंसान नहीं है ना कि पीछे पीछे आ जाए। कहने का मतलब उसके आने के कारण उसकी भावनाएं भी तो आ गई ना। तो मसूदी जो था, जो भारत और श्रीलंका की यात्रा करने या फिर भ्रमण करने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को वो आगे बढ़कर आया, तो जिसके कारण अरबी भाषा भी धीरे धीरे भारत में छाता हुआ नजर आ रहा था। क्लियर है? ठीक है, तो आपका देखा जाता है कि मसूदी आपका भारत और श्रीलंका की यात्रा करने के लिए या फिर भ्रमण करने के लिए आता है, जिसके अंडर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, भारत और श्रीलंका की एक नई व्यवस्था का खोज किया। ठीक है, यानी कि भौगोलिक और उसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, तो इसने भौगोलिक और या ऐतिहासिक व्यवस्था का इसने भारत और श्रीलंका का वर्णन किया था। मसूदी किसने किया था? मसूदी ने किया था। अल मसूदी नाम है इसका पूरा, अल मसूदी। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में अरबी ऐतिहासिक यानी कि अरबी इतिहास में इसने लेखन व्यवस्थाओं पर घटना यानी कि लेखन व्यवस्थाओं की घटना पर इसने चर्चा किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर ईर्षा, ठीक है, और परंपरा, ठीक है, नासपंद जो यानी कि नापसंद हो या फिर पसंद हो या फिर ईर्षा हो या फिर जितनी भी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, व्यक्तिगत भावनाएं यानी कि ये भगवान बोल सकते हो कि व्यक्ति की खुद की भावनाएं हैं, ईर्षा, नापसंद होना या फिर पसंद होना, घमंड होना, क्रोध होना। तो इस तरीके से इसने क्या किया, अरबी लेखन यानी कि अल मसूदी ने आपके श्रीलंका तथा आपके बोल सकते हो कि भारत का इसने भ्रमण करते हुए अपनी घटनाओं या लेखन माध्यम से अरबी में इसने व्यवस्थित रूप से व्यक्ति को एक ऐसी धारणा में रखा कि व्यक्ति है जो ईर्षा, पसंद और नापसंद की मतलब व्यवस्था में या क्षेत्र में आता है। क्लियर यहाँ तक? अब उसके तत्पश्चात आपका आ जाता है फारसी। तो फारसी का इतिहास जो देखने को मिलता है कि इसके जो इतिहास के दो दायरे हैं ना, संकुचित है, यानी कि संकुचित यानी कि बोल सकते हो कि मतलब अरबी इतना फेमस नहीं हुआ जितना फारसी, मतलब अरबी इतना
फेमस नहीं हुआ था फारसी, ठीक है। जिसके अंतर्गत देखो, क्योंकि अरबी है ना विश्वव्यापी था, विश्व के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन फारसी क्या है, जो संकुचित था, यानी कि ये सिकड़ा हुआ था। देखो, सिकड़ा हुआ होना और एक फैला हुआ ना, दोनों में अंतर है। सिकड़ा हुआ समान होगा ना, छोटे रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन फैलाव का जो स्ट्रक्चर है वो बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। तो आपका अरबी है विश्व के रूप में फैला हुआ था, और आपका देखने को मिलता है फारसी का जो इतिहास है वो संकुचित था, यानी कि छोटे स्तर पर देखने को मिल रहा था। जिसके अंतर्गत इतिहास में, यानी कि फारसी के रूप में देखा जाए तो इतिहास में इतिहासकारों ने वंशवादी व्यवस्था को, यानी कि राजाओं का जो वंशज था उस पर इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से फारसी लैंग्वेज में, यानी कि फारसी भाषा में लिखना शुरू किया था लेखकों ने, ठीक है। यानी कि फारसी भाषा की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर है ना वंशवादी व्यवस्था को ज्यादातर लिखा गया था स्टार्टिंग में। क्लियर है। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं, जो फारसी व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो लेखन था वो स्पष्ट रूप से छोटे छोटे पैमाने पे अपने जो इर्द गिर्द जितने भी वातावरण, जो भी आपके बोल सकते हो कि उस टाइम अलग अलग जो कर थे, या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग जो मतलब अ, व्यवस्थाएं थी, उन सभी का, जैसे जुहाला हो गया, रसोइया हो गया, बाबू नायक हो गया, लल्ला मारी हो गया, इस तरीके से जितने भी ये पद होते थे, उन पद की जो व्यवस्थाएं थी, इन लेखकों के द्वारा ही इन पर रचनाएं किया गया था, ठीक है। उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिला कि 10वीं शताब्दी में ऐतिहासिक प्रमुख फिरोददोशी, फिरदोसी जो है, फिरदोसी जो व्यवस्था है, यानी कि शेख, शेख किसे बोला जाता है आज के टाइम पे? शेख किसे बोलते हैं हम आज के टाइम पे? और आज, और आज भी शेख हम कहीं पे बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ कि मैं इतिहास की घटनाओं को थोड़ा कहानी के रूप में एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छा लगता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, अब क्या है ना कि अरबी भाषा है ना, मतलब फारसी भाषा ने अरबी भाषा की परंपरा पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्या समय आया कि पहले अरबी भाषा विश्व पर व्याप कर रहा था, यानी कि उसका राज चल रहा था। तो उसके तत्पश्चात क्या है ना कि फारसी भाषा है ना, वो अरबी भाषा की परंपराओं व्यवस्था पर कब्जा करने लगा था। जो सुल्तान हो गए, कुलीनों हो गए, साहित्यकार हो गए, जिनकी भाषा अब क्या हो रही थी, फारसी में उन्होंने रचना करना शुरू कर दिया था। भारत में भी फारसी ऐतिहासिक परंपरा पर लेखक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। अरबी शैली लिखा गया, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, फारसी व्यवस्था का भी उदय होना शुरू हो गया था। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला हेडिंग आता है 1.3, राजनैतिक वृत्तांत दिल्ली सल्तनत, ठीक है, राजनीतिक विधान, ठीक है। उसके तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं आपके 1.3 की, यानी कि राजनीतिक वृत्तांत दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं, यानी कि सल्तनत व्यवस्था आई। पहली बात तो यह है कि जियाउद्दीन बर्नी, आप देखो बर्नी जो आप पूछ रहे थे नेहा, नाम उसका पूरा नाम क्या है, जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने मौलिक व्यक्तित्व की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि जियाउद्दीन बर्नी जो है, मौलिक व्यक्तित्व के व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक सरकारी की व्यवस्था का विस्तार करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जो इतिहास में जो सरकारी की व्यवस्था थी, कि किस तरीके से जो राजनीति चल रहा था, या फिर बोल सकते हो राजनेता, या फिर बोल सकते हो उस समय जो मतलब फारसी भाषा का उदय था, तो उसमें भी तो भाई कोई शासन करने वाला व्यक्ति था ना। तो उन पे जो रचनाएं कर रखा था, आपका बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की अब यहाँ पे काम आज बोल सकते हैं कि बात आ गया कि जियाउद्दीन बर्नी के साथ साथ अलग अलग इतिहासकारों ने अपना विस्तार इस दिल्ली सल्तनत में किया,
ठीक है, जो कि फारसी और फारसी की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था दिल्ली सल्तनत की व्याख्या करते हुए। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक रचना था हसन निजामी के द्वारा आपका देखने को मिला कि पहला आधिकारिक ऐतिहासिक का रचनाकार माना जाता है, या फिर बोल सकते हैं हसन निजामी ने रचना का पहला आधिकारिक इतिहास कहा था। यानी कि जो रचना है ना, आधिकारिक इतिहास उसने ही कहा था कि जो इतिहास है एक रचना के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने किसी चीज की रचना कर दी वो इतिहास के रूप में, तो ये किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। क्लियर यहाँ तक? अब दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था है या फिर दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है 1191 के आसपास से लेके 19 बल्कि 1229 में देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये है कि 1191 से लेके 1192 से लेके 1229 तक आपका देखने को मिला कि दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले आए। आपको भी पता है मुगल भी आए, आप ये बोल सकते हो कि तुर्की भी आए, या फिर जितने भी प्रशासन या फिर जितने भी हमारे देश पे बोल सकते हो तुर्की आए, आपके बोल सकते हो यूनान आए, या फिर जितने भी है दिल्ली सल्तनत पे राज करने का इनका एक बोल सकते हो मोटिव था। मोटिव मतलब यानी कि मेन मकसद था, जो अपने शासन व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत की जागीर माना करते थे। जागीर मतलब यानी कि दिल्ली सल्तनत पे हमारा राज होना चाहिए, ये हमारी बोल सकते हो कि एक आधिकारिक जन्म से अधिकार मिला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद आपका ये देखने को मिलता है कि नसूरुद्दीन महमूद जो था शासन काल में एक वृत्तांत की व्यवस्था में आगे बढ़ा। नसूरुद्दीन मोहम्मद जो है आपका शासन व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए ये क्या किया, राजनीतिक घटनाओं व्यवस्था पर अमीर खुसरो हो गया, कवि इतिहासकार था। यानी कि अमीर खुसरो था ना, बहुत ज्यादा फेमस कवि था। इतिहास के रूप में अमीर खुसरो को हमेशा याद किया जाता है। देखो क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे महान लेखक जो इतिहासकार थे जिनको आज भी याद किया जाता है, और ऐसे कुछ यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। जैसे कि आपका देखने को मिलता है, एक दो का नाम बोलूँ तो फाहियान हो गया, हेंसोनबर्ग हो गया, जो आपका मेगाथनीज हो गया, या फिर डाइमेकर्स हो गया, एरोडोटस हो गया। इस तरीके के जितने भी यूनानी लेखक हैं उन्हें आज भी हमारी व्यवस्थाओं में बखूबी याद किया जाता है कि इन्होंने मतलब अपने लेखन क्रियाओं के माध्यम से कुछ लेखक के इल्तुतमिश हो गया, यानी कि इब्न आपका बतूता हो गया, इब्न बतूता भी एक अरबी लेखन था। ठीक है, अलबरूनी हो गए, ये लेखक कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऐतिहासिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लियर है? अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं, तो अमीर खुसरो आपका देखने को मिलता है कि इसने जो मुगल या फिर तुगलक व्यवस्था का व्याख्या करते हुए इसने आपका देखा जाता है गौरी शासन व्यवस्था। ठीक है, उसने गौरी शासन व्यवस्था का समय आपका देखा जाता है कि तुगलक अमीर खुसरो का माना जाता है कि जब गौरी शासन वंश का चल रहा था ना राज, उस समय अमीर खुसरो का वर्चस्व या फिर इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिला कि फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक जो एक भ्रष्टाचार व्यवस्था के रूप में आगे बढ़। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक बोल सकते हो कि एक ऐसा लेखक माना जाता है जिसकी रचनाएं बहुत ही गहरी व्यवस्थाओं में या फिर गहनतम पाया जाता था। गहनतम मतलब यानी कि उसकी रचनाएं इतनी गहरी पाई जाती थी कि उसकी रचनाएं जिस पर वो रचना करता था, मतलब बर्नी जिस पर रचना करता था, उसकी रचनाओं के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता था कि मान लो कि मतलब जो एक उमंग या फिर व्यवस्था का
प्रस्तुतिकरण था, यानी कि प्रस्तुत करने का जो व्यवस्था था। अब जैसे कि हम कोई आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कोई इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है आंसर को। हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि यार इस आंसर को ना इसी ने लिखा है, मतलब इसी ने शुरू से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपका जियाउद्दीन बर्नी था, ये लेखन क्रिया में बहुत ही आगे बढ़ा, और आपका जामा मस्जिद हो गया, जो कई शहरों का जो कस्बे हो गए, इसने आपका देखा जाता है कि शिविर व्यवस्था का भी प्रचलन इसी काल में देखने को मिला। यानी कि शिविर व्यवस्था जो होता है ना, जैसे कि हम नागरिक क्या करते हैं भाई, कहीं पे रहने के लिए नॉर्मल किसी यात्रा या फिर यात्री को रहने का जो व्यवस्था है, इसने ही सुझाव दिया था। क्लियर है? शिविर का मतलब होता है कि जब कोई नागरिक यात्रा कर रहा हो ना कहीं पे भी, तो भाई आम नागरिकों के लिए रहने के लिए मतलब एक मकान सा होता है, ठीक है, तो शिविर बोला जाता है। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि इसकी जो रचनाओं में मोहम्मद तुगलक के सामान्य पिता के रूप में जो आपका देखा जाता है कि तुगलक के जो पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे देखने को मिला कि इसका खिलाफ, यानी कि तुगलक शासन व्यवस्था के खिलाफ जो है साजिश रचने का जो जिम्मेदार इसे ही माना जाता है। यानी कि तुगलक जो व्यवस्था है ना, जियाउद्दीन बर्नी को ही साजिश माना जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी के माध्यम कारण ही तुगलक जो था उसके पिता, यानी कि मोहम्मद तुगलक का पिता का मृत्यु इसको ही माना जाता है। कहने का मतलब ये लेखक था भाई। अब लेखक उस टाइम में क्या करते थे भाई, धोखेधाड़ी कैसे चलते थे भाई, अपने लेखन माध्यम से बता देते थे कि हाँ ये राजा, इसका जो टारगेट है भाई यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, उसे पता चल जाता था, तो फिर वो अटैक करते थे, कुछ इस तरीके का प्रोसेस था। तो मुहम्मद तुगलक के पिता का मृत्यु का कारण आपका जियाउद्दीन बर्नी का ही माना जाता है कि इसने ही, मतलब उसके व्यवस्थाओं को ही इसने मरवाने का प्रयास इसके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो सुल्तान व्यवस्था का जो प्रचलन था, यानी कि सुल्तानी जो था, सैन्य व्यवस्था था, शिक्षा था, प्रतिभा था, इन सभी साहित्य था, इन सभी का जो प्रचलन है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बखूबी आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसने सुल्तान और दबीर एक खास इख्तिसान, इन रचनाओं का इन्होंने प्रचलन किया और इस्लामिक कानून में अपना महत्वपूर्ण योगदान जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है 0.4, जो कि राजनीतिक विधान का मुगल, यानी कि ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, राजनीतिक में मुगलों का व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो मुगल काल का दौर देखा जाता है, जिसके अंतर्गत बोल सकते हो कि अलग अलग मुगल शासन हमारे देश पर शासन करने तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर उनका चर्चा आज भी हमें हमारे पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं मुगल शासन, जो कि अकबर से शुरू होकर, जिस तरीके से अकबर हुआ, आपका बोल सकते हो शाहजहां हुआ, आपका बोल सकते हो जितने भी ये हुए मुगल शासन, जो कि इनके टाइम में भी लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण लेखन क्रिया इनके ऊपर तथा इनके जीत, इनके हार, हार के ऊपर में तो कोई नहीं करता था, लेकिन जीत के ऊपर सब करते थे, क्योंकि भाई पता होता था कि भाई ये मुगल है, अगर नहीं किया जाए इनके बड़ाई तो भाई ये साफ साफ मरवा देंगे। उस स्थिति में क्या करते थे, मतलब राजाओं या फिर मुगल शासन व्यवस्थाओं का जो बोल सकते हो कि शासन करने वाला व्यक्ति होता था, उसके तारीफ 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 ओनली प्योर तारीफ की ही बात की जाती थी। ठीक है, तो उस व्यवस्था में आपका देखने को मिला कि जो मुगल शासन हुआ, अलग अलग शासन काल में लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद हो गया, इस तरीके से जितने भी ये अकबर हो गए, आपके बोल सकते हो कि ये मुगल शासन व्यवस्था अपने शासन क्रिया के माध्यम से लेखकों को अपने पास रखा करते थे। क्यों रखा करते थे, लेखकों को क्यों रखा करते थे अपने पास? एवरीवन टेल मी।
मुगल शासन काल में मुगल जितने भी हुए हैं वो लेखकों को अपने पास रखा करते थे, अपने राजवंश में या फिर बोल सकते हो दरबार में रखा करते थे। क्यों? देखो, बात कर लेते हैं मुगल काल के सल्तनत के बारे में। तो मुगल काल का सल्तनत आपका देखा जाता है कि बाबर के आसपास का शुरू होता है, जो मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा ही देखने को मिलता है। और ठीक है, इसमें जो रचनाएं हैं आपका तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे, यानी कि दो मुसलमान थे जिसका उत्तरवर्ती जो मुगल कान का शासक माना जाता था, एक तुर्क और दूसरा सुन्नी। नाम लिख लो आप लोग। तुर्क और सुन्नी दो शासक काल थे जो मुगल साम्राज्य के बाबर के उत्तरदायी व्यवस्था को संभाला करते थे। तुर्क और सुन्नी, क्या नाम है? तुर्क और सुन्नी। मुगल साम्राज्य की स्थापना आपका बाबर के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि आपका देखने को मिला कि इसकी स्थापना आपका शासन व्यवस्था को चलाने का बाबर पद पर विराजमान होते हुए इसकी व्यवस्था आगे बढ़ती हुई। उसके तत्पश्चात इसमें बाबर की बात कर लेते तो हुमायूं का आ जाता है। हुमायूं आपका देखने को मिलता है कि इसके वंशीय व्यवस्था के आसपास देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य का उदय होता है और इसमें जो अलग अलग शासन काल है उन शासन काल में अपने अपने लेखकों की व्यवस्था इनमें चलाई गई। जो दिल्ली सल्तनत तथा गुजरात हो गया, मालवा हो गया, जौनपुर हो गया, कश्मीर हो गया, सुल्तान हो गया, ठीक है, इस तरीके से जितने भी ये क्षेत्र थे इसमें। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो ये मुल्तान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी है, सिंध हो गया या फिर कश्मीर हो गया, ये जितने भी हैं, जौनपुर हो गया, मुल्तान हो गया, इन क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मुगलों ने बहुत ही रचनाएं या फिर बोल सकते हो बहुत ही मतलब अग्रसर थे। अग्रसर यानी कि वो इस क्षेत्र में निवास करके अपनी शासन व्यवस्था को लगाना चाहते थे। अब बात कर लेते हैं कि आपका देखने को मिला कि अक्टूबर 1594 में लेखकों की मृत्यु होने लगी। आपका देखा जाता है 1592 में पूरी हुई, जिस तरीके से कि लेखन क्रिया शुरू हुआ कि अब मुगल शासन व्यवस्था जो था ना, उसके शुरू के बाद आपका 1592 में क्या हुआ, लेखन क्रिया की व्यवस्था शुरू होने लगी। पुस्तकों में आपका देखने को मिला कि 1582 में ही रचनाएं किया जाने लगा। अब देखो यहाँ पे पुस्तकें छपने शुरू हो रही थी 1582 में। 1592 में पूर्णतः सारे शासन व्यवस्था का जो लिखा चोखा था कि किस तरीके से कौन शासन अपने देश में शासन कर रहा है, उसका क्या रवैया है, कितने देशों को उसने जीता, कितने क्षेत्रों को उसने अधिपति में अपने आप में रखा। तो इन सभी का ध्यान में रखते हुए 1592 में लेखकों के द्वारा यहाँ पर मुगलों ने अपने बारे में, अपने वर्चस्व के बारे में लिखवाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है? देखने को मिलता है मुगल का, तो जिसके आद का बहुत जहांगीर जो आपका देखा जाता है, जहांगीर जो था शासन काल के दौरान उसके आपके अलग अलग लेखकों ने इनकी रचनाओं में इनकी कुछ बुराइयां भी की है। ऐसा नहीं है कि बस अच्छाइयां की है। अलग अलग लेखकों का अलग मतलब बोल सकते अलग अलग मुगल थे ना, जो उनके शौक भी अलग थे। ठीक है, अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि अगर हुमायूं की बात कर लेते हैं तो शेर खान ने ये हुमायूं के बीच जो आपका चौसा युद्ध हुआ था, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में शेर खां, ठीक है, और हुमायूं के बीच हुआ था, जो शेर खां यहाँ पे विजयी हुआ और हुमायूं हार गया। तो इस तरीके से भी जितने भी यहाँ पे युद्ध की व्यवस्थाएं इन लेखकों ने साफ साफ सुसज्जित शब्दों में ऐतिहासिक घटना के रूप में यहाँ पे वर्णित किया कि इन मुगलों ने किस तरीके से अपने कुछ राज्य को भी जीता तथा कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी जमाया तथा कुछ क्षेत्रों के शासन काल से वो हार भी गए। क्लियर है? ठीक है, शाहजहां जिसके अंतर्गत आपका देखने को मिलता है कि अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल जो लेखक थे शाहजहां के, मतलब बोल सकते हो कि
किसके लेखक थे? शाहजहां के लेखक थे अबुल फजल। ठीक है, तो इनके काल में ऐतिहासिक घटना का लिखने का जो लिखा चोखा जो कार्य था या फिर जिम्मेदारी थी, अबुल फजल की बहुत महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिल रहा था शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम शाहजहां की समय काल की बात कर लेते हैं, तो वो आपका टाइम पीरियड आ जाता है। पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि जहांगीर जहांगीर के बाद आपका शाहजहां आ जाता है, जो कि 1627 के बाद 1657 तक इसका समय काल रहता है। जो कि इसके जन्म की बात कर लेते हैं शाहजहां की, तो लगभग इसका जन्म होता है, पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि इसका जो जन्म है 1592 में होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका जो समय काल रहता है 1627 से लेकर 1657 तक शाहजहां का समय काल रहता है। तो इन सभी व्यवस्थाओं का अलग अलग जो है, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग मुगलों ने अपना, अब जैसे कि बात कर लेते हैं औरंगजेब की बात कर लेते हैं। औरंगजेब आपका देखने को मिलता है कि इसके जो इसकी जो स्थापना हुई और इसका जो जन्म हुआ 1618 के आसपास माना जाता है। 1618 के आसपास इसका जन्म होता है और इसके समय काल की अवधि देखने को मिलती है। तो इसमें आपका देखने को मिलता है 1658 के आसपास से लेके 1668 तक इतिहास की कल्पनाओं में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, कब तक रहता है? 1658 से लेकर 1668 तक, यानी कि ये जो 10 साल रहते हैं ना, इसके काल का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल व्यवस्था काल रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन मुगलों ने जिस तरीके से हमारे देश पे शासन किया और जिस तरीके से इनके जो शासन करने की प्रक्रिया थी, प्रथाएं थी, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान तो नहीं दिया अपने देश के विकास के, हमारे देश के विकास के लिए, लेकिन हमारे देश पर इन्होंने बखूबी भारत देश पर राज जरूर किया। ठीक है, राज करने के तत्पश्चात यही देखने को मिला कि आज हमारा जो भारत है, जो मुगलों का गुलाम रह चुका है या फिर अंग्रेजों का भी गुलाम रह चुका है, तो अंग्रेजों ने इन मुगलों ने हमारे भारत को अच्छी तरीके से लूटने का भी प्रयास किया था। क्योंकि देखो, जब तक हम किसी पे शासन करें ना, उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इन मुगलों ने अपना अधिकार इसी तरीके से हमारे ऊपर जमाए रखा। बात कर लेते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल, जिसे अबुल के नाम से भी जाना जाता है या फिर फजल के नाम से भी जाना जाता है, कई बार यहाँ पे फजल हम शॉर्टकट में बोल देते हैं। ठीक है, तो इस बार आप घबराना मत इसमें। तो ये देखो, ये है ना, अकबर का बहुत करीबी मित्र हुआ करता था। कहानी के रूप में समझा दे रहा हूँ, अकबर का बहुत करीबी मित्र हुआ करता था, जिसके कारण अकबर से ना इसका जो उठक बैठक था ना, उठक बैठक यानी कि बैठने और उठने की जो स्थिति थी, वो काफी करीबी था। ठीक है, तो ये अकबर के कारण भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई अकबर, आपका बोला जाता है कि दरबार का शासन था, भाई वही राज कर रहा था। ठीक है, तो इसके कारण, इस अकबर के कारण आपका देखने को मिला कि अबुल फजल की जान पहचान या फिर रचना करने की जो मौका मिला। अब देखो, किसी को रचना करने का मौका तो नहीं मिला था ना, भाई लिख नहीं जानता है तो चल ठीक है, लेकिन उस टाइम राज दरबारों में जो मौका मिलने का व्यवस्था था ना, ये आपका देखने को मिला कि अकबर का ये मित्र होने के कारण इसकी बहुत ही वाहवाही होती थी। ठीक है, वाहवाही मतलब यानी कि हाँ भाई, ये अकबर जी के हैं, जान पहचान के, हाँ, इस तरीके से, मतलब लाइक डेट ऐसा कुछ होता था। तो उस सिचुएशन में अबुल फजल ने जितनी भी रचनाएं की, वो अकबर की तारीफ और मतलब खुशामदीन के लिए किया। खुशामदीन, जैसे कि मान लो कि पहले जो शासक थे ना, शासन करने वाले व्यक्ति थे, उनके बारे में थोड़ी सी भी बुराई कर दो ना, बस भाई वो जलते, मतलब उबलते हुए तेल में डाल के झोंक दिया करते थे या फ्राई कर देंगे, सीधी सीधी बात। उनका हाथ को कटवा दिया जाता था, उनकी आंखों को मतलब गर्म प्यार से मतलब सिकाई कर दिया जाता था, इस तरीके से, मतलब उस तरीके से टॉर्चर पहले किया जाता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अब्बुल फजल जो है ना, इसकी जो अकबर की जितनी भी अकबरनामी व्यवस्था था, अकबरनामा जो व्यवस्था था, जिसका वर्णन इसके द्वारा देखने को मिल रहा था कि 46वें शासनकालीय वर्ष में इसने किया था। अकबरनामा जो व्यवस्था था, अबुल फजल के साथ साथ इसने वीर सिंह देव बुंदेला ने
इसकी हत्या यानी कि वीर सिंह देव और बुंदेला की जो हत्या थी, इस पर भी इसने बखूबी रचना किया। देखो ये सब नाम है, वीर सिंह और बुंदेला, ये जो नाम है, इसकी हत्या होने के बाद इसने बिल्कुल ही बखूबी रचना की। लेकिन ये देखने को मिला कि अकबर की जो मृत्यु होती है या फिर जो शासन काल होता है, उसमें अकबर की अच्छाई के अलावा इसने बुराई कदापि नहीं किया। ठीक है, देखो इसका जो एक रीजन था कि अकबर है ना, किसी भी शासन काल को ऐसे ही अपने दरबार में घुसने की इजाजत नहीं दे सकता था, या फिर नहीं दे रहा था कि वो उसके खिलाफ या फिर उसके बुराई करे। तो अब्बुल फजल तो था जो दोनों भाषाओं में लिखा करता था, जो उस समय दोनों चल रही थी, एक फारसी और एक आप बोल सकते हैं अरबी। ये दोनों भाषाओं में लेखन क्रिया के माध्यम से ये काफी प्रचलित था। ठीक है, इतिहास का ये लेखककार के रूप में बड़ी इसकी जो लिखने की फारसी की जो शैली थी ना, इतिहास लेखक में इसका बहुत ही रुतबा था। ठीक है, यानी कि फारसी में लिखने का इसका रुतबा जो अलग जान पहचान बहुत ज्यादा था। परंपरागत तरीके से इसने अरबी से शुरू किया और फारसी से लिखते लिखते इसने दोनों में ही अपना महावत हासिल कर लिया। महावत इट मीन्स की बोल सकते हो महानता हासिल कर लिया था। ठीक है, अपने नॉलेज को इस तरीके से इंक्रीज कर दिया कि ये दोनों में बखूबी अच्छे से अबुल फजल क्या होता था, रचनाकार करने में सक्षम हो पाया। और इसे बोल सकते हो राजतंत्र की व्यवस्था जो कि अकबर के द्वारा चलाई जा रही थी, राजतंत्र, उस तरीके की जो व्यवस्था है, इसने बखूबी अकबर के शासन काल में अकबर की वाहवाही करते हुए बहुत ही आगे बढ़ाया। और अपने लेखन माध्यम से इसकी जो सीमाएं थी, यानी कि सम्राट अकबर सम्राट के बारे में लिखने का था, वो आदर्श पुरुष है, जिस तरीके से ये लिखा करता था कि बस भाई अकबर सुनते ही बस बहुत खुश, मतलब इसे जवाहरात हीरे जवाहरात से मतलब नवाज देता था। तो ये इसके जो एक शातिर दिमाग क्या था अब्बुल फजल का, कि इसे पता था कि कैसे अपने आप में मतलब अपने लेखन क्रिया के माध्यम से अपने आप का नाम, या फिर बोल सकते हो कि आज हम नेम फेम बोलते हैं ना, नेम फेम, नेम फेम यानी कि बोल सकते हो कि लोगों में जान पहचान। तो ये अपनी जो जान पहचान या फिर नेम फेम करने में ना बहुत ही शातिर था। उसे पता था कि अकबर को किस तरीके से हमें झांसे में लेना है। ये देखो मित्र वो अलग बात है, लेकिन देखो अगर मित्र कोई एक करोड़पति हो तो भाई हम जान सोचेंगे ना कि हाँ भाई इसको कैसे भी नहीं, इसके खर्चे ना मतलब मित्र बन के ना इसके खर्चे करवाने हैं, खाने पीने में इधर उधर जाने में, इस तरीके से सोचते हैं, आजकल के टाइम पे होता है। ठीक है, तो वही है भाई कि अकबर कहाँ और ये एक लेखक। तो ठीक है, मित्र मित्र अपने जगह पे है, लेकिन इसका जो है दोस्ताना रूप में इसने जितने भी रचनाएं की, भाई अकबर की वाहवाही और अकबर के खुशामदीन व्यवस्था, खुशामदीन व्यवस्था का मतलब होता है कि उसको खुशियों से भरपूर जिंदगी हो उसका, उसके बारे में रचना करने का इसके द्वारा व्यवस्था चलाया गया था। ठीक है, तो ये था अब्बुल फजल की व्यवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो आपका अगला पॉइंट आ जाता है 1.5 संस्मरण। संस्मरण के जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अलग अलग लेखकों ने जिस तरीके से कलाकृतियां तथा रचनाओं माध्यम से अलग अलग शासन कालों का, या फिर आपका हुमायूं आ गया, हुमायूं नामा आ गया, आपका अकबर नामा आ गया, जितने भी है मुगल शासन के ऊपर या फिर सल्तनत के ऊपर जितने भी रचनाएं किए, कि हाँ ये रचनाएं किस रूप में है, उसे ही हम संस्मरण के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, अकबर नामा हो गया जो कि अकबर के नाम है, अकबर की व्यवस्था तथा अकबर के जीवनी तथा अकबर के शासन काल के नाम को, व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास करता है। तो वो भी एक संस्मरण के रूप में है, यानी कि बोल सकते हो कि कोई भी ऐसी रचना जो किसी इतिहास से संबंधित हो तथा किसी के जीवन तथा किसी के यादों में किया गया रचना ही संस्मरण कहलाता है। क्लियर हो गया। जो कि आपका अकबरनामा हो गया, जैसे कि आपका बोल सकते हो हुमायूं नामा हो गया। ठीक है, तो ये हाँ, हाँ, तो ये जितने भी रचनाएं हैं ना, इनके यादों और इनके व्यवस्थाओं को तथा इनके बारे में रचना किया गया व्यवस्था ही संस्मरण कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब आ जाते हैं, हमारा अगला पॉइंट है 1.6, जो कि आपका देखा जाता है इंसा, जो कि पत्र लेखन परंपरा,
ठीक है। जैसे कि पत्र लेखन की परंपरा की बात कर लेते हैं तो उस समय जो लेखन लिखा जाता था वो भी सबसे ज्यादा अरबी और फारसी लेखन क्रियाओं के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि भाई उस समय हमारे क्षेत्र में किसका आधिपत्य, कौन सी भाषा का आधिपत्य था, कौन सी भाषा बड़ी मात्रा में बोली जाती थी हमारे आसपास के वातावरण में, ठीक है, वो है आपका अरबी, अरबी और फारसी। ठीक है। तो इसमें जो पत्र लेखन की बात कर ली जाए तो इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूर्णतः ये देखने को मिला कि जो इसमें सृजन करने यानी कि सृजन का मतलब यानी कि रचना करने की व्यवस्था थी ना, पूर्णतः ये देखने को मिला कि हिंदी सल्तनत यानी कि सल्तनत की व्यवस्था पर पत्रों के माध्यम से उनके लेखन क्रियाओं का वर्णन किया करता था। ठीक है कि ये लेखक, अब देखो लेखकों की भी बारे में लिखा जाता था कि इस लेखक ने किसके बारे में, किसकी जीवनी के बारे में पर्टिकुलर लिखा है, तो उसे भी हम पत्र लेखन के रूप में रखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है, पर्टिकुलर ये देखेंगे आधिकारिक दस्तावेज। देखो आधिकारिक दस्तावेज आपका 1.7 है। आधिकारिक दस्तावेज से हमारा तात्पर्य ये है कि अब जो लेखकों ने रचनाएं कर दी गई है भाई, उसको दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज यानी कि बोल सकते हो कि फरमान, सम्राट के आदेश, निशान, राजकुमार द्वारा जारी किए गए आदेश, जो ये दस्तावेज जारी किए जाते थे कि भाई अब लेखक, कुछ दस्तावेज के नाम आपको पूर्णतः बुक में दिए भी गए हैं। आपका फरमान जो कि है सम्राट के आदेश, सम्राट का ये फरमान है कि आप अपने कार्यों को करेंगे, ये एक दस्तावेज के रूप में था। ठीक है। निशान, राजकुमार द्वारा दिया गया आदेश। ठीक है। तो ये जो आपको परवाना यानी कि शासक, शासक द्वारा अपने अधीनस्थों पर किए जाने वाले निर्देश, निर्देश। ठीक है। तो ये जो है कुछ आपके दस्तावेज है जो पर्टिकुलर ये दिखाता है कि जो शासन काल मुगल का चल रहा था या फिर जो भी हमारे ऊपर शासक थे, उन्होंने कुछ दस्तावेज जारी किए थे, उन दस्तावेज को ही आपका आधिकारिक दस्तावेज कहा जाता था। क्लियर है? आधिकारिक दस्तावेज का मतलब क्या है कि जो मुगल शासन व्यवस्था या फिर शासकों द्वारा जारी किया गया एक लिखित फरमान या फिर लिखित व्यवस्थानुगत निमंत्रण को ही आपका बोला जाता था दस्तावेज। क्लियर है? संस्मरण का मतलब होता है जब किसी के जीवनी या फिर किसी के यादों या फिर किसी की घटनाओं को याद करते हुए लिखा गया एक व्यवस्थानुगत लेखन, यानी कि एक व्यवस्था के अनुसार लिखा गया लेखन ही संस्मरण कहलाता है। ठीक है? क्लियर है? अब जैसे हुमायूं नामा हो गया, बाबर नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, इनकी जो रचनाएं हैं भाई किसके बारे में लिखी जा रही है? अब हुमायूं नामा की किसकी रचना है भाई? हुमायूं के बारे में लिखी जा रही है कि भाई उसका वर्णन, उसका समय काल कब रहा, उसने कब अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उसके द्वारा जो जीवन बढ़ाया गया वो क्या है, इस तरीके से जितने भी है वो हुमायूं नामा है। तो भाई वही संस्मरण कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद आपका आ जाता है कि 1.8 सूफी लेखन। देखो सूफी लेखन आपका देखने को मिला, सूफी संत जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो लेखन लिखने की क्रिया थी या फिर साहित्य लिखने की क्रिया था, जो इनके बाद सूफियों के जीवन से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है। सूफी लेखन या साहित्य जो होता था ना, वो आपके फकीर होते थे, फकीर या फिर वो सब सूफी होते थे जो संत होते थे। ठीक है। इनके द्वारा जो लेखन क्रिया ही लिखने लिखने की प्रस्थाएं थी या फिर प्रथाएं थी, वही सूफी लेखन कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो सूफी लेखन से हमारा तात्पर्य यह है कि सूफी या फिर फकीर या फिर सूफियों द्वारा या फिर संत लोगों द्वारा या फिर फकीरों द्वारा लिखा गया लेखन क्रिया ही सूफी लेखन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। जिसके तहत हम ये देख रहे थे कि इन सूफी को आज हम एक जाति के रूप में वर्गीकृत कर चुके हैं, यानी कि सूफी संत, जैसे कि आज हम संत बोलते हैं, तो ये लेखक अपने आप में अपने लेखन क्रिया के माध्यम से ही अपने आप को प्रचलित किए। आज हमारे आसपास के जितने भी आसपास के जो
संत हैं, ठीक है, वो रहते हैं, या फिर बोल सकते हो जो बाबा के नाम से आज हम जानते हैं, वो पहले सूफी संत की व्यवस्था के रूप में देखने को मिलते थे। उनकी जो लिखने पहले बोलने की व्यवस्था थी भाई, कि उन्हें हम सूफी संत बोला करते थे। आज हम जिसे बाबा के नाम से बोल सकते हैं, बाबा रामदेव हो गए, ठीक है। तो ये आजकल तो चलो ये तो बना रखा है इंसानों ने अपनी एक फितरत, लेकिन पहले सूफी संत हुआ करते थे जो लेखन क्रिया के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। अपने लेखन के माध्यम से अपने आप को तथा अपने समाज में जो व्यवस्थाएं थी, कि हमारे शासन व्यवस्था में किसका राज रहा, किसका आधिपत्य रहा, कैसे उसने राजनीति किया, किसने सल्तनत को, या फिर बोल सकते हो कि सल्तनत व्यवस्था को चलाया, इन सभी का ध्यान में रखते हुए सूफी संत रचनाएं करते थे। उसे ही बोला जाता था सूफी लेखन, ठीक है। जो कि वर्तमान समय की बात कर ले तो आज हम सूफी संत को हम बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि इनके द्वारा जो रचनाएं की जाती है वो ऐसा प्रतीत होता है मानव को एक निर्देशानुसार जीवन को, या फिर एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनके द्वारा रचनाएं की जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, आपका 1.9 है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। देखो, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत में ये देखने को मिला कि अलग अलग देशों की खोज परख करने के लिए ना, जो विदेशी यात्री थे, यानी कि जो यात्रा करने के लिए, विदेशों का भ्रमण करने के लिए, मतलब अपने देश से निकल गए। जैसे कि अब मान लो कि भारत का खोजी आपके वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री या रास्ता का खोज जो है, कि भारत की छानबीन करने का जो श्रेय जाता है आपके वास्को डी गामा को जाता है, जो कि 1498 में भारत की खोज उसके द्वारा की गई थी, जो समुद्री रास्ते पे भारत आया हुआ था। तो ये जो विदेशी यात्रियों थे या फिर यात्री था, जितने भी हुए हैं, अलग अलग मुगल शासक काल में भी देखने को मिलता है कि ये भारत में आए तथा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ विदेशी यात्रियों का नाम लेते हैं, जैसे यूनान और रोमन लेखक, ठीक है, जो कि आपके देखने को मिलता है कि ये लेखक के साथ साथ कुछ लेखक ऐसे भी आए जो यात्रा के रूप में देखने को मिला, ठीक है। अब ये जो लेखक है ना, इन्होंने यात्रा करने के साथ साथ हमारे देश में आए, जैसे कि मेगाथनीज, जो सेल्यूकड निकेटर के राजदूत था, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने एक पुस्तक लिखा इंडिका। क्लियर है? तो इस तरीके से जितने भी ये लेखक आए हमारे, वो विदेशी यात्री के नाम से भी जाने जाते हैं और लेखक के नाम से भी वो बोला जाता है। अब टॉम आपका आपका एक अगला और आ जाता है फाहियान। ये एक चीनी यात्री था, यानी कि चीन का यात्री, मतलब बोल सकते हो कि चीन का एक यात्री कहलाता है, या फिर चीन का एक लेखक कहलाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के दरबार में ये आया, और मध्य प्रदेश के समाज और उसकी संस्कृति, जो आज हमारा मध्य प्रदेश है ना, उसके समाज और उसकी संस्कृति के बारे में इसने, फाहियान ने वर्णन किया था कि भारत की जो मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो संस्कृति है, इस तरीके से पाई जाती है। तो अलग अलग लेखकों ने और अलग अलग जो बोल सकते हो कि यात्रियों ने भारत की यात्रा तथा विदेश की यात्रा करते हुए अलग अलग क्षेत्र की खोज इनके द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 1.10, क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपराएं। क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारा क्षेत्र था, जो 17वीं शताब्दी के आसपास जो हमारा अलग अलग क्षेत्र था, उसका इतिहास और उनकी उनकी इतिहास के साथ साथ उसकी परंपराएं क्या थी, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो देखो, हमारे देश में अलग अलग मुगल शासन हमारे ऊपर शासन करके जा चुके, तथा यूनान आए, डच आए, पुर्तगाल आए, ठीक है, इन सभी ने हमें ऊपर शासन किया। तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो पूर्णतः विलुप्त होते हुए नजर आ रहा है। और आज के समय, आधुनिक समय की बात कर लेते हैं, तो आज हमारा पूरा सामाजिक और हमारा जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, पूर्णतः हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में समाप्त हो चुका है। चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हमारे ऊपर शासन कर रखा हो, चाहे आपका देखा जाए तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हो,
सभी ने हमारे ऊपर शासन आगे करके हमारे क्षेत्र को लूटा तथा हमारे क्षेत्र के लूटने के कारण हमारा जो क्षेत्र है पूर्णतः आज ऐसे समाप्ति के कगार पे आ चुका है कि हमारी संस्कृति आज विलुप्त हो रही है। आपको अच्छे खासी पता है कि जैसे ब्रिटिश शासन काल में भी हमारे क्षेत्र पर राज किया गया और फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाया गया। तो उस स्थिति में यही है कि हमारे क्षेत्र का जो नाश है और विनाश है, अलग अलग मुगल शासन और अलग अलग जो बोल सकते हो कि विदेशी यात्री थे वो हमारे ऊपर शासन करके हमारे संस्कृति को पूर्णतः सबसे मतलब ठेस पहुंचाया, खत्म किया उनके द्वारा ही। जो हमारे क्षेत्र का संस्कृति है, हमारे भारत का एक वर्चस्व जो पहले था, आज हमारा भारत का वर्चस्व, हमारी सांस्कृतिक भारत खुद खोता जा रहा है। आधुनिक समय की बात कर लेते हैं तो आज लोग पाश्चात्य संस्कृति की धारणा को अपना रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की संस्कृति का तौहीन करते हुए अपनी धारणा को आगे बढ़ाते हुए वो पाश्चात्य संस्कृति को बखूबी अपना रहे हैं। तो यही है कि आपका जो देखने को मिला कि क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपराएं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे परंपराएं होता हुआ करती थी, जो हमारी संस्कृतियां हुआ करती थी, जो हमारे वो लोग त्योहार हुआ करते थे या फिर जो एक बोल सकते हो जीवन जीने की शैली होती थी, वो शैली अलग अलग शासन काल में, चाहे मुगल शासन हो गया, चाहे आपका ब्रिटिश शासन हो गया, चाहे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया या फिर बोल सकते हो डच हो गया, यूनान हो गया, इन सभी का जो है सभी ने हमारे क्षेत्र पर राज करके हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर दिया। और उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि हमारे जो कुआं से पानी निकाल कर यानी कि नल से पानी निकाल कर जो खेती किया जाता था, जो कृषि किया जाता था, वो आज हमारा जो है अलग अलग मशीनों का व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए जो हमारी बंजर भूमि थी हमने उसे उपजाऊ बनाया, लेकिन अलग अलग कंपनियों ने हमारे ऊपर आकर हमारे क्षेत्र के परंपराओं का समापन किया इनके द्वारा। तो ये था आपका क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपराएं का टॉपिक। क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका सारांश 11.1.11 जो आपका अगला पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे ये देखो सारांश की बात कर लेते हैं तो वो हमारे भारत का उत्तर ऐतिहासिक जो काल है वो इतिहास में हमारा मुगल शासन व्यवस्था का केंद्र बहुत ही बड़ा माना जाता है। आपका ब्रिटिश सरकार का केंद्र बहुत ही बड़ा माना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिन्होंने हमारे भारत का वर्चस्व अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे भारत का जो तौहीन और हमारे भारत को आगे बढ़ाने का था, उन्होंने अपने तरीके से दिल्ली सल्तनत पर राज करने का जो सोच था उनके द्वारा अपनाया गया और हमारे क्षेत्र को अच्छे तरीके से लूटा तथा हमारे भारतीय संस्कृति को विनाश तथा विनाश के कगार पर लाने का इनके द्वारा जो सोच था, फूट डालो और राज करो वाली जो नीति थी, इनकी जो धारणा थी, इन धारणाओं को ऐतिहासिक घटनाओं पर वर्णित करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत की संस्कृति को समाप्त करना तथा ऐतिहासिक घटनाओं में भारत का जिक्र भी वहां से तरीके से पूर्णतः खत्म करने का इनका जो महत्वपूर्ण मकसद था वो देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।